मतलब है कि हम सीधा सवाल पूछेंगे, हम कोई लोलो चप्पो नहीं करेंगे, हम किसी को वो नहीं करेंगे, किसी को बड़ा डिप्लोमेटिकली बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटिशियन नहीं है। हम स्पष्ट कहेंगे कि पीएमओ अगर कह रहा है कि 1000 की वो है पेंशन है, 1000 मिनिमम पेंशन क्या होता है सबके लिए 1000 ना, फिर कुछ लोगों को कम क्यों मिल रही है भैया? दोस्तों नमस्कार। ईपीएस 95 को लेकर यही वो जंतर मंतर का जगह है जहां पर तमाम ऐसे ईपीएस के कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग यहां पर अपने हक और अधिकार के लिए यहीं पर बैठकर सरकार के खेमे में अपनी बात पहुंचाने की जद्दोजहद करते हुए और तमाम ऐसे गतिविधियों को इसी जंतर मंतर का वो इतिहास बना है। ये गवाह है कि जहां पर लोगों ने अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया है। और ऐसे में ईपीएस 95 एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर के हमारे बुजुर्ग आज धरने प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। साथ ही उनके कमाए हुए पैसे जो सरकार ने अपने खाते में रखे हैं उसी पैसे को लेने में उनको इस तरीके से या धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। खासतौर पर जो हम दिल्ली की बात करते हैं, बुल्डाना की बात करते हैं, तमाम ऐसे ईपीएस 95 के पेंशनर्स आज इकट्ठा होकर के अपनी बातों को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि उनके कानों में जू नहीं रेंगती, उनके कानों में आवाज नहीं पहुंचती। हालांकि चंद कदम की दूरी यहाँ से संसद भवन की है और फिर भी यहाँ पर जो हमारे पेंशनर रहे, बुजुर्ग रहे, वो यहाँ पर बैठ करके अपने हक और अधिकार की बात करते रहे, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी गई। और इसी पूरे प्रकरण पर आज हम मनोज स्वराज जी हमारे साथ में हैं, क्योंकि बहुत करीब से इन्होंने ईपीएस 95 को देखा है। उनके तमाम ऐसे खबरों को इन्होंने संजोने की कोशिश की है और तमाम ऐसे दर्शकों को भी इन्होंने अपनी भावनाएं के साथ में और तमाम ऐसे ईपीएस के कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं उनकी बातों को अपने चैनल के थ्रू और तमाम ऐसे मीडिया के थ्रू इन्होंने बखूबी उसको पहचाना है, जाना है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवाद न्यूज में। देखिए कुंदन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पर ये बात जा रही है और राष्ट्रवन पर भी जा रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा चैनल है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी तक का आंदोलन था ना, अब इसको नई धार चाहिए थी। और कहते हैं, आपका नाम भी कुंदन है ना, कहते हैं सोना जब तक तपता नहीं है कुंदन नहीं बनता। और इस आंदोलन को कुंदन बनाने की जिम्मेवारी अब मेरे कंधों पे लोगों ने डाल दी है। और इस धार को आपको मैं बता दूं कि इतना कुंदन कर देंगे। हमने 11 लाख की चेतावनी जारी की, हमने 11 लाख की चेतावनी। मैं बता दूं, बाढ़ आ गई है। मेरा फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे, मैं माफी चाहता हूं सब लोगों से कि मैं आपका फोन नहीं उठा पा रहा हूं। कल से मुझ पे 2500 से 3000 कॉल आ चुकी है और मैं एक अकेला, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं फोन उठा सकूं। तो हमने एक फॉर्म बनाया कुंदन जी, मैं बताऊं आपको, पीएमओ को हमने एक धरना लगाया। तो 20 जून को हमने पीएमओ से पूछा भाई कि ईपीएस 95 में आप बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहां से जवाब आया, उन्होंने कहा, बहुत सारा लिखा, लेकिन एक मेन पॉइंट था उनका कि भाई हमने सबकी पेंशन, मिनिमम पेंशन 1000 कर दी है। लेकिन मैं चौंक गया ये जवाब सुन के। मैंने देखा 1000 कैसे कर दिया आपने? यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि 36 लाख के करीब पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन 1000 से कम है। ऐसा आ रहा है। वो सच है, आंकड़ा झूठ है? मुझे लगा शायद पीएमओ सच बोल रहा होगा, लोग झूठ बोल रहे होंगे, या फिर मुझे ये लगा कि लोग सच बोल रहे हैं, पीएमओ झूठ बोल रहा है। लेकिन अब ये तो असमंजस की स्थिति थी, करूं तो करूं क्या। हमने एक फॉर्म बनाया और हमने कहा पूरे देश के अंदर हमने उसे लागू किया। 3 लाख से ज्यादा वो वीडियो देखी गई अलग अलग चैनलों पे, अभी भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि हमने कहा कि 11 लाख लोगों को एक फॉर्म भरना चाहिए, उस फॉर्म को पीएमओ को भेजना चाहिए। आपको विश्वास दिलाता हूं मैं कि ऐसे धड़ाधड़ लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया और अपनी बैंक स्टेटमेंट भेज रहे हैं, अपनी पेंशन स्लिप भेज रहे हैं, अपना नंबर भेज रहे हैं कि देखो मुझे 1000 से कम मिल रही है, मुझे 1000 से कम मिल रही है। तो मैंने उन सबको कहा, ये लो पीएमओ का एड्रेस, ये लो प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस, ये है रजिस्ट्री करना है, इसको एडी करो, रजिस्ट्री करो, या फिर आप इसको स्पीड पोस्ट करो, किसी भी माध्यम से पीएमओ को शिकायत पत्र भेजो और कहो कि आप तो कह रहे हो कि 1000 पेंशन है और यहाँ पे मिल रही है मुझे 700, 750, 800, 950, 1000 से भी कम मिल रही है। तो ये कैसे मिल रही है? या तो लोग झूठ बोल रहे हैं या पीएमओ झूठ बोल रहा है। तो ये लोगों ने हाथों हाथ लिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक 70,000 के करीब लोगों ने वो फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। और अब मैं वो फॉर्म ना, कुछ लोगों की ये उम्मीद थी कि भाई पूरे देश से वो फॉर्म लोग कर रहे थे, तो हिंदी में था वो फॉर्म। अच्छा, आप मुझे एक मिनट में समझा दीजिए, फिर आप बताएगा। कि जिस तरीके से नेशनल एजुटेशन कमेटी और एनएसी जिस तरीके से अशोक रावत जी इनके कर्ता धर्ता बने और अध्यक्ष बन करके यहाँ पर आए और तमाम ऐसे पेंशनरों की आवाज उन्होंने उठाया है, और ऐसे में अब आप भी जब ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज बन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पेंशनरों का जो झुकाव है, जो विश्वास है, वो किस तरफ जा रहा है? किसी भी तरफ जाए, मैं कहता हूं पेंशनर कहीं भी जाए, लेकिन
पेंशनर को धार मिलनी चाहिए, आंदोलन को धार नहीं मिल रही थी। लगातार प्रधानमंत्री से मिल रहे हो आप, हेमा मालिनी से मिल रहे हो आप वो क्या हैं जो विपक्ष की अभी शरद पवार की बेटी हैं, उनसे सुप्रिया सुले से मिल रहे हो आप, बहुत सारे एमपी से मिल रहे हो आप, श्रम मंत्री से मिल रहे हो आप, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। और लगातार आप मिल रहे हो और ये जवाब भी नहीं बता रहे हो जो प्रधानमंत्री कार्यालय में स्पष्ट जवाब दिया। हमें कहा है कि पेंशन का लेना देना नहीं है कोई हमसे। प्रधानमंत्री कार्यालय तो पल्ला झाड़ रहा है, वित्त मंत्रालय पल्ला झाड़ रहा है, और आप फिर लोगों को कैसे दिला सकते हैं? लेकिन अशोक रावत जी जिस बातों को लेके चल रहे हैं कि भाई हमें उनसे हिंसा नहीं करना है, हमें उनसे बगावत नहीं करना है, जो कुछ भी करना है सरकार की नजरों में बुजुर्गों को एक दिखाना है और बुजुर्गों का जो हक है उसके सम्मान को दिलाना है। कुंदन जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करूंगा, किसी संगठन पे टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या बुजुर्ग हिंसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या 70 साल का आदमी हिंसा कर सकता है क्या? नौजवानों की मैं मान लेता हिंसा, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि हिंसा नहीं करना है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। हिंसा तो बुजुर्ग कर ही नहीं सकते, तो ये सवाल ही नहीं है। दूसरा, मैं किसी संगठन के बारे में, किसी लीडरशिप के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके अपने तरीके हैं, मेरा अपना तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो धरना आ रहा है, जो ये महीने के लास्ट में आ रहा है, इस महीने में, लेकिन हम उससे चाहते हैं उससे पहले बजट आ रहा है, बजट सत्र आ रहा है। 23 तारीख को निर्मला सीतारमण जी फिर से बजट पेश करेंगी, तो हम कह रहे हैं उससे पहले 11 लाख की चेतावनी प्रधानमंत्री को पहुंच जानी चाहिए अलग अलग लोगों से। तो क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बजट पेश होगा उसमें कहीं ना कहीं पेंशनरों का भी ध्यान रखा जाएगा? रखा तो तब जाएगा ना जब पेंशनरों की आवाज बनेगा कोई। अभी क्या हो रहा है, एक मेरा संगठन है, मैंने एक पत्र दे दिया, अब मुझे फिर सेट कर लेगी, मुझे तो सेट कर लेगी सरकार। या फिर मैं कोई संगठन चला रहा हूँ, मैं 10-5 लोगों में नुमाइंदा हूँ, मैं लीडर हूँ, तो वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन 11 लाख लोगों को, 78 लाख लोगों को सरकार सेट नहीं कर सकती है। मेरा काम है कि उस हर व्यक्ति को लीडर बना दूं, उस हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई लड़ना सिखा दूं, उस हर व्यक्ति को खड़ा कर दूं कि जाओ तुम डायरेक्ट पीएमओ से सवाल पूछो, तुम्हें मनोज की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी नेता की जरूरत नहीं है, तुमको इस काबिल बना दूंगा मैं, तुमको इस हद तक लड़ने के काबिल बना दूंगा कि तुम खुद पोस्ट करोगे पीएमओ से, और तुम्हारी ग्रीवियंस लॉन्च होगी और तुम्हारा ही उसमें मोबाइल नंबर होगा, और 11 लाख कंप्लेंट जब पीएमओ में पड़ जाएंगी तो पीएमओ को समझ में आ जाएगा कि 11 लाख परिवार हैं और 78 लाख भी हो सकते हैं कल को। तो मोटी बात यह है कि मैं इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहता हूं। लोगों ने इसको सेंट्रलाइज किया, हम कमेटी बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हम लीडरशिप बनेंगे, हम नेता बनेंगे। मैंने कहा नहीं, इसको डिसेंट्रलाइज करो और इस धार से, इस आवाज से, इतने जोश से पीएमओ को भेजो कि पीएमओ की पूरी बिल्डिंग भर जाए पत्रों से, और पीएमओ को 1000 क्लर्क लगाने पड़े उन कंप्लेंटों को, क्योंकि पीएमओ में जो भी चीज आती है रजिस्टर्ड आएगी, रजिस्टर्ड डाक से आएगी, तो सबका लेखा जोखा होगा, कोई भी पत्र इधर से उधर हो नहीं सकता। तो सारे पत्रों के जवाब भी देने होंगे, मजे की बात है कुंदन जी, और सभी पत्रों को डालना भी होगा। तो ये योजना इतनी व्यापक है, इतने स्तर पे, और इतनी धारदार हमारा हथियार है। इसे कहते हैं गांधी जी का मूवमेंट। इसे कहते हैं कि हम कल को आपको बता रहे हैं, अभी तो पेंशनर ये बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन पेंशन देने की जो प्रक्रिया है वो ईपीएफओ इन सब के बीच का एक राक्षस बना हुआ है कि जिसकी वजह से कि वो पेंशन रिलीज ना कर रहा है, ना वो सरकार को सही डाटा बता रहा है, ना उसके हिसाब से कुछ काम हो रहा है। देखिए, ईपीएफओ का क्या है, सरकार ने, मैं एक और खबर बताता हूँ आपको, सरकार ने मुझे जो जवाब दिया, पीएमओ ने जवाब दिया, कह रहा है कि 2000 से ना ये ईपीएफओ घाटे में चल रहा है, मतलब ये पेंशन का फंड घाटे में चल रहा है। सिर्फ 2015 में एक जवाब में देते हैं कि 2015 में सिर्फ ये फायदे में आया, वरना ये हमेशा घाटे में रहा है। 2024 चल रहा है ना, 2024 है अभी तक घाटे में चल रहा है। तो ये बताओ कुंदन जी, जब कोई घाटे में चल रहा है तो 7 करोड़ से ज्यादा लोगों से कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हो? और सरकार ये भी कह रही है कि ये तो हमारा इसके कोई लेना देना नहीं, ये तो स्वपोषित योजना है, साफ साफ कह रही है, स्वपोषित योजना। मतलब आप अपने पैसे से कर रहे हो। तो भैया हमारा पैसा कुएं में या खाई में या गड्ढे में या समंदर में या नदी में, नाले में, गटर में क्यों डाल रहे हो? मुझे ये इस सवाल का जवाब चाहिए। हमारा पैसा ऐसी अंधेरे कुएं में क्यों डाला जा रहा है जहां से कि हमारे को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला? क्योंकि पेंशन तो आप दोगे नहीं, आप तो कहोगे घाटे में चल रहा है। तो फिर काट क्यों रहे हो? ऐसी योजना को, ईपीएफओ को ताला क्यों नहीं मार देते? ऐसी योजनाओं को आप बंद क्यों नहीं कर देते? ऐसी योजनाओं को सिल के बोरे में बंद करके और इसको तालाब में, दरिया में क्यों नहीं फेंक देते? मेरा ये सवाल है। और 2000 से ये लगातार चलता रहा है, इसका मतलब लगातार संगठित रूप से ईपीएफओ को लूटने के लिए छोड़ दिया सरकार ने कि लगातार पेंशन फंड को लूटो और फिर घाटा दिखा दो, लूटो, घाटा दिखा दो, लूटो, घाटा दिखा दो, और बाद में हाथ खड़े कर दो कि हम तो देंगे नहीं। फॉर्मूला
ऐसा बनाया है जिसमें कि आउटपुट ना निकले, आपकी पेंशन निकलेगी नहीं, ऐसा फार्मूला बनाया। उसको डिवाइड करते हैं शायद 70 से 70 से डिवाइड, अभी मैं शायद फार्मूले में करेक्ट नहीं हूँ, 70 से डिवाइड करते हैं, वो आप करेक्ट कर लीजिए। तो मतलब किसी चीज का डिवाइड करोगे तो क्या 70 साल तक पेंशन दोगे? लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि जिस तरीके से लोगों ने पैसे पेंशन के लिए जमा किए और कितने सारे ऐसे बुजुर्ग हुए दोस्तों कि वो चल गुजर बसे यहाँ से वो भारतवर्ष को छोड़ दिए, यानी वो अपने जिंदगी से अलविदा हो गए। और अब उनके पैसों का क्या होगा? और वो तमाम ऐसे अपना उम्र उन्होंने काट दिया कि उनको एक से पैसा मिलेगा, पेंशन के तहत पैसा मिलेगा और उनकी जिंदगी वो गुलजार हो जाए। ना खाता ना भाई, जो ईपीएफओ बोले वही सही। अब मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री जी या पीएमओ तो पल्ला झाड़ रहा है कि भाई ये तो ईपीएफओ का काम है, ये तो हम वित्त मंत्रालय के पास 2000 का प्रस्ताव भेजा उन्होंने 1920 में, सॉरी 2020 में, 2020 में भेजा उन्होंने वित्त मंत्रालय के पास। वित्त मंत्रालय ने कहा जी हमारे पास फंड की बाध्यताएं, हम नहीं कर सकते। तो भैया हमने कब मांगा था, तुमने क्यों प्रस्ताव भेजा? हम सरकार से मदद नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं ईपीएफओ से पूछो तो सही पैसा गया कहाँ, कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कितना पैसे में ब्याज दे रहे हो, कितना लोगों का। और एक मजे की बात देखो, फैमिली पेंशन का भी पैसा है इसके अंदर, वो भी मर्ज की गई थी। जो पहले कर रहे थे 1995 से, उनको जो कुछ भी मिल रहा था वो भी पैसा, ऐसा कहा जाता है, मैं कितना करेक्ट हूँ मुझे नहीं पता, लोगों से सुना है तो मैं तो वही कह रहा हूँ, अभी मैंने डॉक्यूमेंट नहीं देखे, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारा पुराना जो फैमिली पेंशन का पैसा था वो भी उसी फंड में मर्ज कर दिया गया। उस फंड का ना कोई हिसाब, ना कोई लेखा, ना कोई जोखा, फिर वो घाटे में कैसे गया? क्या पहले से घाटा आ रहा था? क्या कांग्रेस सरकार में घाटा था तो बीजेपी को क्यों नहीं इतना अच्छा मौका बीजेपी सरकार बताती? क्या बीजेपी की सरकार में घाटा था? क्या दोनों ने ही घाटा कर दिया? क्या दोनों ने बिल बांट के खा लिया? समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो मोटी मोटी बात यह है कि बुजुर्गों का पैसा, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। जिस उद्देश्य से योजना लाई गई थी, इस देश का जो बुजुर्ग है ना, इस देश का अतीत थे और बुजुर्ग हमारी शान है, हमारी जान है, हमारा सम्मान है, और हम उनको सम्मान नहीं दे पाए तो हम युवाओं को क्या देंगे? युवाओं को तो हम कुछ दे ही नहीं सकते। जब हम अपने बुजुर्गों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम युवाओं को क्या संभालेंगे? अच्छा, युवा तो अराजक हो सकता है, बुजुर्ग तो असहाय है, बुजुर्ग तो अराजक भी नहीं हो सकता। बुजुर्ग तो इसी बात को लेकर के जब अशोक रावत जी दो बार, आप बार अशोक रावत जी के पास उतर के आ रहे हो, मेरे मुंह से क्यों कुछ कहना? प्रधानमंत्री जी से उन्होंने 2 बार मुलाकात की, दोनों बार प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि भाई मैं आपके लिए आश्वस्त हूँ और मैं जरूर आपका काम करूंगा। उनको जो भी कहा, पहले तो वो बहुत सम्माननीय है, हमारे वो बुजुर्ग भी हैं और बहुत दिनों से उन्होंने यहाँ तक लाए पेंशन की लड़ाई को, उसके लिए उसका सम्मान है। लेकिन कुछ प्रश्न तो उठते हैं, मेरे नहीं है, लोगों के ही प्रश्न है कि बार आप जब सबसे मिल लेते हो, प्रधानमंत्री से मिलना कोई आसान है? 2 बार मिल लेते हो, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? और ये भी सवाल है, देखो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब आप सांसदों के चुनाव प्रचार में चले जाते हो, तब मुझे लगता है कि आप प्रचार में क्यों चले गए? आप पर कौन सा दबाव है? आप तो स्वतंत्र हो, आप तो निष्पक्ष हो, आपका काम तो हुआ नहीं है। बेशक आपकी आवाज उठाई है, उन्होंने आवाज उठाई है, समर्थन किया, लेकिन मैं आपका समर्थन करूं, आप भूखे हो भाई, मुझे बहुत दुख है, आप भूखे हो, लेकिन आपको रोटी ना दूं मैं, तो क्या आप मुझे अच्छा कहोगे? भाई ऐसे मत करो। और आपको इस चुनाव के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जाके झंडा उठा लेना कुछ नेताओं का कि हम इनका प्रचार करेंगे। तो ये इससे अच्छा तो आप मेरा झंडा उठाते, मैं चुनाव लड़ा ईपीएस के लिए। अगर मेरा नहीं उठाते तो किसी और ईपीएस 95 के पेंशनर का झंडा उठाते जो सचमुच पेंशन के मुद्दे पे लड़ रहा। आप पार्टियों का झंडा उठा रहे हो, आप जाके कर रहे हो, तो सवाल तो उठेगा। और मुझे लगता है कि इसमें कोई उनकी इंटेंशन गलत नहीं होगी, वो चाहते होंगे कि इनसे हमें कुछ मिल जाएगा। भाई नहीं मिल रहा उनसे, ये बात कब समझेंगे? ये जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। और वो तरीके जो वो आजमा रहे हैं ना कि दुष्ट के संग याचना नहीं होती, दुष्ट के संग रण होता है, तो याचना नहीं अब रण होगा। आपने तो सीधी सीधी लड़ाई, हम तो सीधी सीधी सामने ताल ठोक के बोल दिया हम लड़ाई करेंगे। लड़ाई करने का मतलब है कि हम सीधा सवाल पूछेंगे, हम कोई लोलो चप्पो नहीं करेंगे, हम किसी को वो नहीं करेंगे, किसी को बड़ा डिप्लोमेटिकली बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटिशियन नहीं है। हम स्पष्ट कहेंगे कि पीएमओ अगर कह रहा है कि 1000 की वो है पेंशन है, 1000 मिनिमम पेंशन क्या होता है? सबके लिए 1000 ना, फिर कुछ लोगों को कम क्यों मिल रही है भैया? या तो आप ये कहो विशेष कंडीशंस में, आपने कहीं नहीं पीएमओ के ऑर्डर में कहीं मेंशन, कोई सुविधा भी नहीं है। हाँ, उनको कोई सुविधा, अब मेडिकल की सुविधा नहीं है, उनको कुछ नहीं है। और उन्होंने भी जीवन दिया है ना, अपने 30-35 साल जो भी दिए अपनी सर्विस के दिए हैं। 35 साल के बाद 2000-2500 पेंशन दे रहे हो, किसी को तो 800, 600, 700 पेंशन है, 900 पेंशन है। ये क्या आपको उचित लग रहा है? क्या मानवीय आधार पर उचित है? आज दिल्ली के अंदर 2,500 से 2,500 पेंशन मिलती है आपको,
कौन सी पेंशन? वृद्धावस्था पेंशन, जिसके अंदर वो भी नहीं मिल रही है। खैर दिल्ली के अंदर वो भी नहीं मिल रही है, अभी तो बंद है आवेदन, लेकिन कागजी रूप में 2500 मिलते हैं, जिसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। इन लोगों ने तो कंट्रीब्यूशन दिया। भाई कैसे घाटे में आ गए तुम? कहाँ गया पैसा? कौन सा अजगर निकल गया? कौन सा सांप निकल गया? कहाँ लीकेज हो गई? लीकेज तो बोला ही जा रहा है, आजकल तो पेपर भी लीक हो रहे हैं, आपको बताइए। तो लीकेज पार्टी तो बोला ही जा रहा है, लीकेज सरकार भी बोला जा रहा है, लेकिन मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, भैया पैसा दे दो। तो आखिर कैसे मिलेगा इनको हक? कैसे? अरे ताला मारो ईपीओ के अंदर यार, ताला मारो उसके अंदर, निकालो पैसा अपना, सीधा दे दो हमारा इकट्ठा करके। नहीं चाहिए पेंशन, बाहर में जाए पेंशन, हमें नहीं चाहिए। हमारा पैसा वापस करो जितना हमारा जमा किया है, और उसी अनुपात में करो जिस अनुपात में ब्याज बनता है अब तक का। 20 साल का, 35 साल का, 40 साल का ब्याज, सीधा पैसा दो। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है। तुम तो जाके चुल्लू भर पानी में ईपीएफओ वाले डूब मरो। मैं तो कह रहा हूँ ईपीएफओ वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम बैठे हो सांप की तरह कुंडली मारकर पैसे पे, और हम तो पूछेंगे, हम तो जवाब मांगेंगे। और देखो कुछ लोगों ने फॉर्म की, मैं बात कर रहा था, मैंने थोड़ी सी बात अधूरी रखी, थोड़ी सी पूरी कर लेता हूँ मैं। कुछ लोगों ने कहा भाई आप तो ये कह रहे हो, मैंने फॉर्म बनाया तो आप तो ये कह रहे हो कि 1000 कर दो पेंशन, मिनिमम पेंशन। ये सवाल उठा दिया। मैंने ये सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा ये प्रधानमंत्री कार्यालय या तो झूठ बोल रहे हैं या लोग झूठ बोल रहे हैं। कम से कम 1000, पहले अपनी बात पे ही रहो कि तुम कह रहे हो 1000 दे दी तो मिल नहीं रही, तो 1000 पूरी करो। तो लोग कह रहे हैं 20-30 रुपए बढ़ जाएगी, किसी की 980 होगी तो क्या मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये होगी कि वो मान लेंगे कि हमारी गलती, हमने झूठ बोला। और 20 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, यानी मिनिमम 1000 हो जाएगी। तो एक तो पहला ये है। दूसरा, 1000 में क्या जिंदगी चल जाएगी? दूसरा पॉइंट हमारा ये भी है कि मानवता के अधिकार आधार पर इसको बढ़ाओ। भाई जितना जीवन चलाने के लिए चाहिए उतना दो, या फिर हमारा पैसा वापस करो। कुछ तो करो। ऐसे विदेश यात्राएं करने से, ऐसे उड़ने से, हवा में उड़ने से काम नहीं चलेगा। जवाब देना पड़ेगा। आप बड़े बड़े काम करते हो, अच्छी बात है, छोटे भी काम कर लो। ये तो छोटा सा काम है, चुटकी बजाते ही काम है। चुटकी बजाते ही नोटबंदी हो जाती ना, नोटबंदी चुटकी बजाते हो गई। रात को 8 बजे आए थे, 12 बजे आए थे, 8 बजे आ गए थे, 12 बजे से आज 12 बजे से। प्यारे देशवासियों, तो प्यारे देशवासियों के ये नहीं हो सकता कि 22 जुलाई से पहले सबको पेंशन, मिनिमम पेंशन मिलेगी 7,500, मिनिमम पेंशन मिलेगी 7,500। आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आपके निर्देशन में कार्यक्रम हो रहा है, मेरे कोई निर्देशन में नहीं हो रहा है। नहीं, तो अभी आपने बोला ना कि भाई इतने तारीख को, इसी महीने में लोग इतने संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मैंने कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आइडिया मुझे आया, लोगों से आया। क्या लोग जब बार बार पूछ रहे तो मेरे मन में सवाल कौन था कि भाई, और जब ये आइडिया पीएमओ ने दिया मुझे, ये धन्य हो पीएमओ, धन्य हो प्रधानमंत्री के ऑफिसर्स, धन्य हो वो आईपीएस, आईएएस जो भी ऑफिसर बैठते हैं पीएमओ में, जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर बैठते हैं, उन्होंने जब लिखा ना कि 1000 तो मिनिमम कर दिए हमने, तब मैंने कहा वाह वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह। आप, मुझे तो लगता था कि बड़े बड़े नेता ही जुमला करते हैं, ये तो अफसर भी जुमला करने लगे। अफसर तो लिखित में देखता है, लिखित में कभी गलत नहीं होता। लिखित में दे रहा है कि 1000 दे दी, तो भैया 1000 दे दी तो मिल क्यों नहीं रही? अगर दे दी तो मिल क्यों नहीं रही? ये सवाल तो खड़ा होगा ना कुंदन जी। या तो आप कहो कि स्पेसिफिक लोगों को दी है 1000, सबको नहीं दी है, कोई रीजन है, कुछ भी नहीं कह रहे। वो तो कह रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं। तो अब अफसर भी कागज की भाषा नहीं बोल रहे हैं, नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। और जब अफसर नेता की भाषा बोलेगा तो फंसेगा, और वो फंस चुका है। अब ये जवाब मांगेंगे 11 लाख लोग, 11 लाख लोग। मेरे, आप लोग सब वीडियो देख रहे हो, आपके चैनल पे भी देख रहे हैं सब लोग। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, फॉर्म ले लो कहीं से भी और पूछो, रजिस्ट्री करो, और वो करो एक्नॉलेजमेंट के साथ करो, और अपनी कंप्लेंट अलग से दर्ज कराओ और अपना हिसाब मांगो। 11 लाख लोगों का मैंने टारगेट रखा है। लाखों लोगों तक ये बात पहुंच गई, आपके चैनल के बाद शायद करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी ये बात, और नहीं भी पहुंचेगी तो जब तक पहुंचेगी, जितने लोगों तक पहुंचेगी, जो लोग देख रहे हो, अगर 1 लाख लोग देख रहे हैं तो 10-10 लोगों को और बता देंगे, तो मुझे लगता है 11 लाख का टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। और 11 लाख लोग जब खड़े होकर 11 लाख परिवार पीएमओ से सवाल पूछेंगे तो जवाब बजट सत्र में ही आएगा। अब की बार धरना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बजट सत्र के अंदर हमारी पेंशन बढ़ेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से मनोज स्वराज जी इस बात को रख रहे हैं, बखूबी रख रहे हैं, और इसकी उम्मीद भी कर रहे हैं कि तमाम ऐसे पेंशनरों को इसका फायदा होगा, इसी उम्मीद के साथ